सत्ता जब भयभीत होती है तो वो तर्क नहीं करती, वो बचाव करती है। और जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो न्याय के मंदिर की देहरी पर शरण खोजती है। कर्नाटक से उठी ये कहानी सिर्फ कुछ नेताओं के डर की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था के चरमराने की आहट है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। ये कहानी एक सीसीटीवी फुटेज से शुरू होती है, लेकिन ये महज एक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध रची गई एक महासाजिश का चैप्टर 1 है। राहुल गांधी द्वारा गठित एसआईटी के हाथ लगा ये सबूत बीजेपी के 4 बार के विधायक रहे सुभाष गुट्टेदार के घर से बरामद हुआ है और इसके मिलते ही जो भूचाल आया है उसकी जद में सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि दिल्ली में बैठा भारत का चुनाव आयोग भी आ गया है। इसका सबसे बड़ा परिस्थिति जो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है अग्रिम जमानत की वो याचिका जिसे लेकर मोदी के नेता अदालत पहुंचे हैं। अंग्रेजी में इसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, यानी गिरफ्तारी के अंदेशे से पहले ही जमानत। ये शब्द अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है, ये इस बात का खुला ऐलान है कि उन्हें पता है कि इंसाफ की हथकड़ियां दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन क्या ये हथकड़ियां पहनाई जाएंगी? अगर आप एक पत्रकार का नहीं बल्कि इस देश के एक चिंतित नागरिक का आकलन सुने तो मेरा विवेक कहता है शायद नहीं, शायद इन्हें राहत का सेफ पैसेज मिल जाएगा। आखिर ये इस देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। हम और आप तो उस दूसरी श्रेणी में आते हैं जिनके लिए कानून अपनी पूरी सख्ती से काम करता है। मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूँ, जिस दिन मैं इस मामले में गलत साबित होऊंगी उस दिन मुझे खुद पर सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगर सुभाष गुट्टेदार जैसे मोहरे गिरफ्तार हुए तो इस शतरंज के असली खिलाड़ी जो विपक्ष कहता है वो ज्ञानेश कुमार जो पर्दे के पीछे से इस खेल को नियंत्रित कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे। चलिए अब आपको उस साजिश की बनावट दिखाते हैं जो इतनी महीन बुनी गई थी कि अगर पकड़ी न जाती तो एक बड़ा इतिहास बन जाती। एसआईटी जब आलंद में सुभाष गुट्टेदार के घर पहुंची तो उसे सिर्फ एक डीवीआर नहीं मिला, उसे मिली जले हुए कागजातों की ठंडी पड़ चुकी राख, अधजली वोटर लिस्टिंग और एक लैपटॉप जो इस डिजिटल अपराध का सबसे बड़ा गवाह है। और उस लैपटॉप ने जो राज उगले वो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की एक घंटी है। आलंद विधानसभा कुल 254 पोलिंग बूथ, साजिशकर्ताओं ने एक भी बूथ को बख्शा नहीं। इन सभी बूथों पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए कुल 618 ऑनलाइन आवेदन किए गए। जब एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच की तो पता चला कि 618 में से केवल 24 आवेदन ही वैध थे, बाकी के 594 आवेदन फर्जी थे। अब इस अपराध के मोडस ऑपरेंडी यानी तरीके को समझिए, ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, ये तकनीक और दुस्साहस का एक घातक कॉकटेल था। भारत में किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। नियम कहता है कि आप एक मौजूदा वोटर के तौर पर किसी दूसरे वोटर के नाम पर आपत्ति कर सकते हैं। साजिशकर्ताओं ने इसी नियम का इस्तेमाल किया। उन्होंने हजारों फर्जी का नाम और फर्जी फोन नंबरों का एक डेटाबेस बनाया, फिर एक कॉल सेंटर के जरिए इन फर्जी पहचानों का इस्तेमाल करके उन असली वोटरों के नाम काटने के लिए आवेदन कर दिया जिनके बारे में उन्हें शक था कि वो उन्हें वोट नहीं देंगे। नतीजा क्या? जिसका वोट कट रहा उसे कोई सूचना नहीं मिली और जिसके फर्जी नाम से आवेदन किया गया उस व्यक्ति का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये एक घोस्ट ऑपरेशन था जो चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम के भीतर अंजाम दिया जा रहा था। सवाल ये है, चुनाव आयोग का वो तथाकथित सुरक्षित सर्वर क्या एक मजाक है या फिर उस सर्वर के रखवाले ही साजिश में शामिल हैं? जब ये तीनों आरोपी गुट्टेदार, उनके बेटे और एक ठेकेदार अदालत में पेश हुए तो उनकी दलीलें उनके अपराध बोध को और गहरा कर गई। उन्होंने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एसआईटी के पास तलाशी का वारंट कलबुर्गी का था पर उन्होंने हमारे आलंद स्थित घर की तलाशी ली। ये एक तकनीकी बहाना था उस सच को छिपाने का। ये आलंद वाले घर में ही सबूतों का दाह संस्कार किया जा रहा था। उनकी दूसरी दलील थी कि ये राजनीतिक साजिश है। 2023 की एफआईआर में हमारा नाम तक नहीं था और इसी दलील के जवाब में एसआईटी ने अदालत में वो ऐतिहासिक खुलासा किया जो भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक अस्थायी प्रश्न चिन्ह लगाता है। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि इस धांधली की शुरुआती जांच खुद चुनाव आयोग ने की थी और उनके ही अधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तब स्पेशल कोर्ट ने वो सवाल पूछा जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए।
अगर ऐसा था तो इन मुख्य आरोपियों का नाम एफआईआर में जोड़ने और जांच को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाने में इतनी देर क्यों हुई? इस सवाल के जवाब में एसआईटी ने जो कहा वो हमारे संस्थागत क्षय की पूरी कहानी बयान करता है। दरअसल एसआईटी ने कहा, जज साहब 2023 से आज तक हम चुनाव आयोग को दर्जनों बार लिख चुके हैं। हम उनसे डिजिटल डेटा, आईपी एड्रेस की लोकेशन और वो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स मांग रहे हैं जिनसे इस साजिश के आर्किटेक्ट तक पहुंचा जा सके, लेकिन चुनाव आयोग हमें सहयोग नहीं कर रहा। इसे फिर से सुनिए। एक विशेष जांच दल अदालत में शपथ लेकर कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग वोट चोरी जैसे गंभीर साजिश की जांच में मदद नहीं कर रहा है। ये सिर्फ असहयोग नहीं है, ये न्याय के रास्ते में दीवार खड़ा करना है। ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं है। एसआईटी को एक पूरे नेटवर्क का पता चला है। एक कॉल सेंटर जिसका मुख्य संचालक दुबई भाग चुका है, एक अकाउंटेंट जो पैसे के लेन देन का हिसाब रखता है, वो पकड़ा गया है। इसी नेटवर्क ने आनंद के अलावा 2 और विधानसभाओं में यही खेल खेला। हर एक फर्जी नाम काटने की कीमत तय थी सिर्फ 80 रुपए। ये एक पैटर्न है। ये उन सीटों पर खेले जाने वाला एक वैज्ञानिक खेल है जहां हार जीत का अंतर 2000 से 15,000 वोटों के बीच होता है। इसे रणनीतिक रूप से विरोधी वोटों का मतदान के अधिकार से ही वंचित कर देना कहते हैं। और जब इस तरीके पर सवाल उठे तो प्लान बी सामने आया। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का पायलट प्रोजेक्ट। तत्कालीन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। कारण बताया गया घुसपैठियों के नाम हटाना। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिना किसी डेटा, बिना किसी परिणाम के उसी संदिग्ध प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने का फैसला ले लिया गया। तो फिर से हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ एक छोटी सी एसआईटी है जिसके पास सच का जोर है और दूसरी तरफ एक विराट तंत्र जिसके पास सत्ता की ताकत है। आनंद में जो हुआ वो एक अकेली घटना नहीं है, वो उस गहरी बीमारी का एक लक्षण है जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा को खाए जा रही है। जब विधायिका में संवाद खत्म हो जाए, जब कार्यपालिका सिर्फ आदेश दे और जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं सहयोग करने के बजाय संदेह के घेरे में आ जाएं, तो न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद बचती है। अदालत ने जमानत पर सुनवाई की, अगली तारीखें भी दी हैं। धाराएं अभी जमानती हैं, पर एसआईटी का कहना है कि जांच की परतें जैसे जैसे खुलेंगी इसमें साजिश की और भी गंभीर गैर जमानती धाराएं जुड़ेंगी। सवाल यह है कि आनंद में उठी ये चिंगारी क्या एक दावानल यानी जंगल की आग बनेगी? क्या ये आग सिर्फ कुछ प्यादों को जलाकर शांत हो जाएगी या फिर इस खेल के वजीरों और बादशाहों के किलों तक पहुंचेगी? इसका जवाब इस देश के भविष्य को तय करना है, क्योंकि अंत में ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो एक नागरिक अपनी व्यवस्था पर करता है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।